अच्छा आइए बेटा। आइए। बेटा भाई नीचे देख लो यार, तुम लैपटॉप साथ ही ले जाओगे। बैठ जाओ। आपने बड़ी कोशिश की, आप कामयाब नहीं हो सके। असल में होता पाकिस्तान में यही है कि जब खुद ना कर सकें तो दूसरे पे आस लगा दें, है भाई। अच्छा जी। मैं जो हूँ वो अब रिवीजन हम करने के लिए जा रहे हैं। रिवीजन में आपके पास जो पार्ट आएगा जो कि हमने करना है, वो पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। और उस पोर्शन में आप जो हैं वो क्या करेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, वो क्वेश्चंस किस तरीके से डिस्कस हुए हैं। तो हम देख लेते हैं टॉपिकल MCQs। ठीक है, ये बुक शॉप पे अवेलेबल है। वहाँ से जो बच्चे ले चुके हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिया है उनसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये ले लीजिए। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पूरे टॉपिकल वाइज दिए गए हैं। लाइक देखें, वो स्टार्टिंग का था, फिर ये साउंड स्टार्ट हुआ है, तो ये मैं इससे पहले भी आपको इसका सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। अभी जो हम देखेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पास्ट पेपर्स के तमाम जो आपके पिछले 10-11 साल के जो AKU EB के पास्ट पेपर्स हैं उनके MCQs दिए होंगे। और ये वही MCQs हैं जो कि हम अपने मॉक में या दूसरे एग्ज़ाम्स के अंदर हम इन्हीं में से मैं आपको देता रहा हूँ। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है देख लें, ये वही क्वेश्चंस हैं, ये देख रहे हैं आप में, आपको शायद याद हो कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो अभी जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखने जा रहे हैं, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जरा देखिए बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमने ये देखा था कि किसी वायर में से व्हेन वी पास द करंट थ्रू दैट वायर, तो उसके अक्रॉस क्या बनती थी, मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। जो तार में से हम करंट को पास करते हैं, ये करंट कौन सा होना चाहिए, कन्वेंशनल होना चाहिए। कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि ये कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल कर रहा हो। अगर ये बताता है कि यहाँ पे लिखा है इन द गिवन डायग्राम करंट कैरिंग कंडक्टर, ये डायग्राम में करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये बताइए एक पॉइंट P है, देखिए ये वाली चीज़ लेबल कर रही है किसी, और एक Q को लेबल किया जा रहा है। तो आप देखिए ये कंडक्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंडक्टर। इसमें से ये जो लेबल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट को, कि करंट इस वायर में से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप बताइए, अगर आप थंब ऊपर की तरफ रखते हैं और फिंगर्स को ऐसे मूव कराते हैं तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड्स हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि P किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, और Q जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे देखें तो P की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दोनों ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कर रहा है, तो करंट पास करने से इलेक्ट्रिकल फील्ड तो नहीं बनती ना। तो आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आंसर इसका होगा, पॉसिबल आंसर B। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये आपसे कहता फ्लो ऑफ करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ, बताइए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, दैट शुड बी डाउनवर्ड्स। अगर आपको ये वाली डायरेक्शन बताता और ये कहता कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, तो बताइए
करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो उसी के रिलेटिवली फिर आप इसको मार्क करते हैं। ऐसा क्यों सर, अपोजिट क्यों होगी? आपको नहीं पता क्यों? कन्वेंशनल करंट पढ़ाया था मैंने। कन्वेंशनल करंट में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर मैं कहीं पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वो फ्लो ऑफ करंट की बात करता हूं तो वो कन्वेंशनल करंट होता है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर मैं बात करूंगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ बेटा, देखें यहां पे अगर आपको लिख दिया गया है फ्लो डायग्राम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो खाली बात किस चीज की जा रही है? तो इसका मतलब क्या है कि कन्वेंशन। अगर ये कहता है डायग्राम इन विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शोन इन अ कंडक्टर, नहीं समझे? तो फिर ये क्या होता? फिर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता। ट्रांसफॉर्मर ये वाली सीट ले लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लो, पीछे नहीं आप रहने दो, बैठे रहो, तुम और पीछे करो, चलो घुमा लो, तुम भी देख लो भाई, वहां से सीट ले लो या वो आखिरी वाली सीट ले लो, मसला तो नहीं होगा, नजर आएगा ना। चले मैं इसको और थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर। ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट वर्क्स। ट्रांसफॉर्मर में याद कीजिए क्या होता था, एक कॉइल यूं होती थी, एक कॉइल आपके पास ऐसे होती थी, एक प्राइमरी कॉइल होती थी, एक सेकेंडरी। व्हेन वी चेंज द करंट, अगर मैं वोल्टेज को चेंज करता था कौन सी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में, तो करंट इंड्यूस्ड हो जाता था कौन सी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में। समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते थे म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम क्या कहते थे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखिए ये याद रखें, ट्रांसफॉर्मर की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन म्यूचुअल। तो बताइए सेल्फ इंडक्शन नहीं है कुछ, आप सेल्फ इंडक्शन होता है लेकिन हम सेल्फ इंडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा इंडक्शन है, वो कूलम्स लॉ है, तो कूलम्स लॉ भी नहीं है, ये म्यूचुअल इंडक्शन आपको दिया हुआ। तो ये याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कौन सी बेस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। सही बेटा, बात समझ में आई? अच्छा जी, अब इसके बाद अगला जो है ये याद रखिएगा कि प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का जब भी दिया जाएगा वो म्यूचुअल इंडक्शन पे होगा। नेक्स्ट है द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस। वो एनर्जी का कन्वर्जन जो कि होता है कहाँ पे, इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। नाउ इफ वी हैव अ जनरेटर थ्रू विच द करंट इज जनरेटिंग, बताइए अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है तो इसका मतलब क्या है कि इसका आउटपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट, बिकॉज इट इज जनरेटिंग करंट, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इट मीन्स कि वी नो कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटिंग हियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी बताइए जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है कि यहाँ पे एक मैंने आपको बताया था हैंडल लगा होता है एंड यू विल हैव टू रोटेट दैट हैंडल। जब आप इसको रोटेट कराते हैं, जब आप इस हैंडल को घुमाते हैं तो जो अंदर कॉइल लगी होती है दैट इज गोइंग टू बी रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द कॉइल इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरिएट करती है, वेरी करती है, एंड ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ द करंट इज जनरेटेड। तो हियर you are applying mechanical energy and that is converted into what, electrical energy। तो इसका आंसर क्या होगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। जनरेटर से क्या होती है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। अगर मोटर होती डीसी, अगर डीसी मोटर होती, अच्छा ये जो जनरेटर होता है इसको हम डायनमो भी कहते हैं, डायनमो, ठीक है, इस जनरेटर को हम डायनमो भी कहते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर डीसी मोटर होती है तो डीसी मोटर के अंदर क्या किया जाता है कि मोटर को चलाने के लिए आपने उसको हाथ से तो नहीं घुमाना होता ना, यहां पे आपके पास क्या होंगे, उसके फैन लगे हुए होंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा कि वी आर गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव। अब यहां पे एक चीज जहन में अच्छी तरीके से बिठा लो। देखो दो केसेस थे। एक केस ये था कि व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैं किसी करंट पास करते हुए कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता था। किस में रखता था बेटे? मैग्नेटिक फील्ड में। जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप प्लेस करते थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या लगती थी? फोर्स। और फोर्स से वो क्या करता था? घूमना शुरू हो जाता था। ऐसा ही था। तो इट मींस के द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, what will happen? The couple or the force is applied on it, and this is the basic principle of motor. मोटर में ऐसा ही होता है ना, करंट देते हो घूमने लग जाती है। इसी प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए। कैसे? कि आप कॉइल को रोटेट कराएं, आप कॉइल को क्या करें? घुमाएं। आप कॉइल और मैग्नेट के दरमियान में रिलेटिव मोशन जनरेट करें, स्टैटिक ना रखें एक दूसरे के हिसाब से। या तो मैग्नेट घुमाना शुरू करते हैं या फिर कॉइल। तो आप देखेंगे कि उस कॉइल में या उस वायर में खुद ब खुद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट जनरेट। ये कॉन्सेप्ट किसका है? इलेक्ट्रिकल। ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर जो होता है वो किस पे वर्क करता है? जब मैं एसी जनरेटर की बात करूंगा तो वो किस पे वर्क करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है। और जब मैं डीसी मोटर की बात करूंगा तो वर्क करेगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा फोर्स कैरिंग कंडक्टर जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, उसके ऊपर क्या चीज अप्लाई होगी? फोर्स अप्लाई होगी करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये किस चीज का? डीसी मोटर के लिए आपके पास आएगा रिजल्ट। अब आप ये बताइए, अगर मैं जनरेटर की बात कर रहा हूं तो इट मींस कि करंट जनरेट हो रहा है, और करंट जब भी जनरेट होता है ना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए, और इंड्यूस्ड का वर्ड आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसको हम कहते हैं वोल्टेज जनरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। ये याद रखें, EMF का मतलब अगर कहीं पे खाली EMF लिखा है तो आप इसको करंट नहीं समझिएगा, बल्कि आप इसको क्या कहेंगे? वोल्टेज इज जनरेटिंग। तो अब हो क्या रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी कि इंड्यूस का मतलब क्या है? जो जनरेट हो रहा हो। तो तुम्हारे जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि बात किसकी की जा रही है? एसी जनरेटर की बात की जा रही है। समझ में आती है बात? तो देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज नॉट इफेक्टेड। किस चीज से इफेक्ट नहीं करेगा? अब आप जानते हैं, मैं जितनी तेजी से घुमाऊंगा उतना ही ज्यादा करंट जनरेट होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के उतना ही ज्यादा करंट जनरेट होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर इस केस में आपसे बात की जा रही है। देखिए पॉइंट बी देखें, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। मैं बढ़ा दूंगा तो करंट ज्यादा, कम करूंगा तो कम। ऐसा ही है। तो बताइए, इससे इफेक्ट करता है ना? नॉट तो नहीं आएगा। तो ये पहला वाला आंसर, यानी कि ये इफेक्ट करता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सी देखें, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अब जो कॉइल के अंदर करंट जनरेट हुआ है, अब यहां पे ये अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल जो दिया हुआ है ना, ये असल में इनको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि करंट तो हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं ना। लेकिन अमाउंट ऑफ करंट की डिपेंडेंसी के ऊपर भी क्या होगा? ये कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी आपके पास इनपुट है और इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी आएगी। इसको भी हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्पीड रिलेटिव मोशन। जितनी तेजी से जनरेटर को घुमाओगे उतना ही ज्यादा करंट, यकीनन उतना ही ज्यादा करंट। तो ये तीनों को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब कॉइल की अपनी जो रेजिस्टेंस है, जब आपने पढ़ा था तो उस वक्त आपने कहीं पे ये नहीं पढ़ा था कि कॉइल की रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए या कम। आपसे कहा गया कि कोई भी कॉइल हो, उस कॉइल के अंदर क्या चीज जनरेट? करंट जनरेट हो जाएगा। फिर आप क्या करें? बाद में वायर्स के अंदर आप कॉपर वायर यूज करें और उसको फ्लो कराएं। तो इसके अंदर आंसर जो होगा, पॉसिबल आंसर, दैट वुड बी ए। देखिए, किसी भी कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस की एग्जिस्टेंस होगी, क्योंकि कॉइल किसी मेटल की बनी होती है और मेटल की अपनी कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होती है। अगर मैं कॉपर वाइंडिंग ले लूं तो इसका मतलब क्या है कि कॉइल की रेजिस्टेंस। लेकिन एक चीज अगर देखा जाए
तो मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है इसको ज़रा थोड़ा सा ना चेंज कर लें, ठीक है। मैं इसके देखो ये चीज़ ज़रा समझना, जब तुम जनरेटर लेने जाते हो मार्केट में तो तुमसे ये कहा जाता है कि जनरेटर जो है ना वो प्योर कॉपर वायर का बना हुआ है, ये आप उठाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त है, बेहतरीन चलेगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर सिल्वर वायर, हाँ कहिए, अगर सिल्वर वायर का बना हुआ हो जनरेटर तो कहते हैं कि भाई उसकी वाइंडिंग सही नहीं है, हो सकता है जल जाए, प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर जो कॉइल होती है उसकी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पे करंट जनरेट हो रहा है। वरना अगर कॉइल की रेजिस्टेंस पे करंट जनरेट नहीं होता तो बताइए कॉपर वायर का जनरेटर जो है वो महंगा और सिल्वर वायर का सस्ता कभी भी नहीं होता। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल की डिपेंडेंसी पे भी आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंट कॉइल ज्यादा है तो करंट क्या जनरेट होगा, कम, और रेजिस्टेंट कॉइल कम है तो करंट क्या जनरेट होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको भी क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा। फिर मैं रखूं किसे, रखा जाएगा अमाउंट ऑफ करंट, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बताइए जनरेटर जो है वो करंट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उस पर तो डिपेंड नहीं करेगी ना भाई। मैं ये कहता हूं डिफरेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी तेजी से घुमाया जा रहा है, ठीक है, कॉइल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गई, लेकिन उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा है, करंट। तो करंट के प्रोडक्शन के ऊपर तो नहीं डिपेंड करेगा ना। तो यहां पे जो वर्डिंग यूज करेंगे वो क्या होगा, इसके अंदर ऑप्शन सब कौन सा मार्क करेंगे, सी। क्या अमाउंट ऑफ करंट तो बताते खुद ही क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जो चीज जनरेट हो रही है वो उसके ऊपर तो कोई चीज नहीं डिपेंड करेगी ना। जो चीज मैं जनरेट कर रहा हूं वो डिपेंड, वो फैक्टर तो पहले से मौजूद होना चाहिए ना जो कि जनरेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखें, इफ द स्पीड ऑफ द कंडक्टर थ्रू द मैग्नेट, अगर एक कंडक्टर है उसकी स्पीड, इसका मतलब क्या है, स्पीड में बढ़ा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, बढ़ जाए। देन द इंड्यूस, अब बताओ इंड्यूस का मतलब क्या है, ये दोबारा से कौन सा हो गया, एसी जनरेटर है ये। तो बताइए जब आप स्पीड को बढ़ा देते हैं तो क्या ईएमएफ के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगी, दैट शुड बी इंक्रीजेस, सही। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा कॉइल की तो भी इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट परमानेंट लगे हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा, बड़े मैग्नेट्स लगा देता हूं, तब भी क्या होगा, स्ट्रेंथ फील्ड बढ़ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए भाई, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन स्टेशनरी, एक कंडक्टर को प्लेस किया गया है स्टेशनरी का मतलब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि रिलेटिव मोशन नहीं है, तो मोशनल ईएमएफ होगी ही नहीं, तो ये मुझे समझ में आया। एंड नॉन, और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, नॉन वेरिंग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मसलन देखें, ये एक मैग्नेटिक, एक कंडक्टर, ये एक कॉइल, ये एक कॉइल, ये है। बताइए जब मैं इसमें से करंट को चेंज करता हूँ, वोल्टेज को चेंज करता हूँ, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाता है कि नहीं, ट्रांसफार्मर में। अभी बताइए यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन है, नहीं। लेकिन क्या चीज, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो तो फिर क्या चीज हो, चेंज इन फील्ड एग्जिस्ट करे, क्योंकि जब मैं इसकी फील्ड को चेंज करूंगा तो इसमें खुद ब खुद क्या हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगा। या तो वो रिलेटिवली मूव कर रहे हो, मोशन हो इसमें, और या फिर इनकी फील्ड क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। दोनों में से एक काम जरूर हो, या तो फील्ड चेंज हो और या फिर रिलेटिव मोशन हो। दोनों केसेस में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। देन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होनी चाहिए, लो तो नहीं होगी, हाई भी नहीं होगी, वेरिएबल भी नहीं होगी, क्या होनी चाहिए, जीरो। इफ द करंट थ्रू अ कॉइल, एक कॉइल है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल है, यानी कि एक ऐसे कॉइल मैंने ले ली और इसमें से करंट को यहां से मैं पास कर रहा हूं। तो तुम्हें याद है कि जब हम करंट को पास करते थे तो करंट हो सकता है कि बैक से होता हुआ कहां पे आ रहा हो, फॉरवर्ड की तरफ आ रहा हो, यानी कि ये पीछे से घूम के आगे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रंट है उसमें तमाम करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रंट पर, और ऊपर से जाके फिर ये किस तरफ जा रहा है, बैक की तरफ जा रहा है। तो बताइए फ्रंट से बैक की तरफ जाने का मतलब क्या है कि मैं अगर फिंगर्स ऐसे करता हूं तो मेरा थंब कहां इंडिकेट करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड मेरा थंब इंडिकेट।
तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, इस तरफ मैं क्या रखूंगा, नॉर्थ, और इस तरफ क्या रखूंगा, साउथ। करंट इधर से इधर दूंगा तो करंट नॉर्थ साउथ। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दूं, करंट यहां से देना शुरू कर दूं, तो बताइए साउथ इस तरफ आ जाएगा और नॉर्थ किधर आ जाएगा, इधर। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अगर मैं करंट को क्या कर दूं, तो बताइए पोल्स जो होंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्या इंक्रीज हो जाएगी फील्ड? नहीं। इंक्रीज किस चीज पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे या अमाउंट ऑफ करंट पे। करंट बढ़ा दूंगा तो बढ़ जाएगी, कम करूंगा तो कम हो जाएगी, या टर्न्स बढ़ा दूंगा तो बढ़ जाएगी, कम करूंगा तो कम। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस नहीं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स, ये ठीक है, सही, रिमेन्स द सेम तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, समझ में आई ना बात? नहीं बेटा, बात समझ में आई? नेक्स्ट देखें, एन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर इज एन एग्जाम्पल। एसी जनरेटर जो है वो किस चीज की एग्जाम्पल होती है? अब देखिए इंडक्टर आपने पढ़ा भी नहीं है, इम्पिडेंस नहीं, तो म्यूचुअल, एसी जनरेटर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर होता था, याद करो। तो इसका क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो जो मैंने बताया था ना कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड एंड व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन अ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, तो ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन जो है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा होता है? एसी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। और जो मैंने इससे पहले लिखवाया था वो डीसी मोटर थी, जो आपको इससे पहले लिखवाया था। आगे चलिए, द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज एन एग्जाम्पल। अगर एसी जनरेटर की वर्किंग है तो वो दोबारा से ये रिपीट हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एग्जाम्पल। इफ अ पीस ऑफ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर का मैं अगर एक पीस ले लूँ, एक टुकड़ा ले लूँ, एंड प्लेस करूँ उसको, एक ये वायर का टुकड़ा है और उसको मैंने प्लेस कर लिया किस चीज़ में, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नॉर्थ टू साउथ में आपने क्या कर लिया, ऐसे प्लेस कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया है फील्ड, एंड द करंट इज पासिंग थ्रू। अब मैंने करंट इसमें से क्या किया, खुद से, तो बताओ इसके ऊपर क्या चीज अप्लाई होगी, फोर्स अप्लाई होगी, वायर। देन द फोर्स इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर। अब ये बताइए, देन द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर विल इंक्रीजेस, क्या बढ़ेगी, डिक्रीज करता, कम होगी, बिकम जीरो, रिमेन्स द सेम। इफ अ पीस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर एंड द करंट इन द वायर इंक्रीज, अगर मैं करंट को बढ़ाता चला जाऊं, बताइए अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा तो फील्ड की फोर्स भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज है सर। करंट बढ़ाने से सर वाइंडिंग भी टूट सकती है सर, अगर ज्यादा बढ़ाते चले। अगर ज्यादा तो इसका मतलब क्या है, हर चीज की एक सर्टेन लिमिट होगी ना, उस लिमिट से एक्सीड कर दूंगा तो मैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बैट है जिससे आप बॉल के ऊपर हिट कर रहे हैं और बॉल को दूर फेंक रहे हैं। अब आपके पास अनलिमिटेड फोर्सेस मौजूद हैं, आप जितनी जोर से फोर्स लगाएंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा रहा है। अगर मैंने बहुत दूर भेजना है तो मैं मैक्सिमम फोर्स तो अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि वो बैट में इतनी स्ट्रेंथ है कि उसको बर्दाश्त कर सके या नहीं। तो ऐसे ही अगर वायर में ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मैक्सिमम फोर्स को या मैक्सिमम करंट को कंटेन कर सके, तो भी वो आपके पास ट्रेवलिंग नहीं हो सकेगी। है या है लाइन से 10 क्लास की जो है 10 बोलते हैं मेरे बाप रे, सिर्फ 10 का फॉलो हो रहा है, बस ठीक है, सही 10 का फॉलो हो रहा है। यार एक काम करूँ मैं, चलो अच्छा देखिए, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारा फिर देखते हैं। सुने बेटा, सुनिए। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सुने, इसमें से कौन से फिगर जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है? तो थंब जो होता है वो किस चीज को, करंट। नहीं भाई गधे हैं आप, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको, फील्ड, और ये करंट, ये दीजर पकड़। तो अब ये बताइए फोर्स, फील्ड एंड करंट, तो इसमें फोर्स, फील्ड एंड करंट सी आपके पास।
लेफ्ट हैंड रूल है मेरा बेटा, राइट हैंड जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर ये वाला राइट हैंड रूल था जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बताते थे। लो भाई लास्ट आखिरी, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, अगर मैं सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं, बढ़ा दूं, तो बताओ आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा कम हो जाएगा? ये कौन गधा है यार, तुम थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करो या सिर्फ मजाक चल रहा है? अगर ये सेकेंडरी कॉइल है, इसके टर्न्स को मैंने डबल कर दिया, बढ़ा दिया, तो बताइए इनपुट वोल्टेज क्या होगा? लेस होगा। अब और आउटपुट वोल्टेज रिलेटिवली क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये बताइए अगर मैंने डबल कर दिया तो आउटपुट वोल्टेज भी डबल हो जाएगा। मसलन यहाँ पे टर्न्स जो हैं वो सपोज 10 थे, यहाँ पे टर्न्स कितने हो गए? 20। अब सपोज मैं इनपुट वोल्टेज दे रहा हूँ 100 वोल्ट, कितना दे रहा हूँ? तो बताइए आउटपुट इसका डबल आएगा, 100 का कितने वोल्ट हो जाएगा? बताइए वोल्टेज एसी होगा या डीसी? एसी। ये देख लो भाई, ये देख लो, ये इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ये जहन में रहे। ट्रांसफॉर्मर डीसी के ऊपर वर्क नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर हमेशा किस पे वर्क करता है? क्योंकि एसी जो है वो नेचुरली वेरिएबल वोल्टेज होता है, खुद से ही वेरी कर रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने ही एक्सिस में जब मूव करते हैं तो सेंटर में होंगे तो उनकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर एनर्जी रिड्यूस, वोल्टेज कम होते 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 सॉरी सेंटर में वोल्टेज जीरो होगा एनर्जी, फिर जब मूव करते हुए एक्सट्रीम ए पे पहुंचेंगे तो वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम होगा +5, फिर वापस आएंगे तो फिर दोबारा से जीरो हो जाएगा, फिर इस तरफ जाएंगे तो ये -5 होगा, फिर वापस आएंगे तो फिर जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम ये कहलाती है इनकी पीक वैल्यूज। तो वोल्टेज जो होता है एसी वोल्टेज, वो अपनी पीक वैल्यूज के इन बिटवीन क्या करता रहता है? मूव करता रहता है, वेरी करता है, चेंज होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर होता है दैट वर्क्स ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। चलें भाई।